स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। बहुत खराब हो गई है। बोले क्या हो गया? बोले मेरी भूलने की, पुराना चुटकुला है, मेरी भूलने की बोले आदत इतनी ज़्यादा है कि मैं अभी बोलता हूँ और भूल जाता हूँ, तुरंत भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, बोले कौन सी बीमारी? तो बोले क्या? अब बस इतना ही है, वो बस समझना पड़ेगा इसको। कौन सी बीमारी? तो बोले क्या? कौन सी? क्या क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? यानी उन्होंने पहले जो बोला था वो भूल गया। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आप सभी, हम लोग सभी, आप लोग भी सभी, हम लोग जो है बड़े बड़े नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, जाते हैं, है ना? हमारे ये रोड है, छोटे रोड है, स्टेट हाईवे से गुजरते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या है कि हम जब गुजरते हैं तो आपने कहीं पर भी जितने रोड है, मैं पानी के रिचार्ज की बात कर रहा हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हमको बहुत ध्यान दिया जाता है कि रेन वाटर का हार्वेस्टिंग हमको सब जगह करना है, घरों में करना है, खेतों में करना है, जंगल में तो करना ही, जंगल में तो होता है लेकिन जंगल में और बढ़ाना है। लेकिन जो हमारे जो रोड बने हुए हैं, नेशनल हाईवे बने हुए हैं, एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, मैं तो चूंकि ये जो 4 लेन वगैरह हैं इनमें घुमा हूँ, आप लोग भी घूमे हैं, लेकिन कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो उनका पानी जो है, बहुत सारा पानी उसमें मतलब गिरता है, पानी बरसात का पानी, वो बह के सीधा कहीं ना कहीं सीधे नदी नालों में चला जाता है और वो पानी की मात्रा बहुत है। और आजकल तो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनका भी पानी तो सरकार का भी और पता नहीं मुझको ध्यान है कि नहीं है, हो सकता है ध्यान हो, लेकिन इस पानी की व्यवस्था क्या करना चाहिए कि जगह जगह पर जहाँ पर मान लीजिए निजी खेत है या मतलब जंगल है, तो वहाँ पर तालाब या गड्ढे बड़े बड़े बनाकर उनको उसमें डाल देना चाहिए। सीधा जो पानी बह के आता है उसको डाल देना, वो नीचे जाएगा। तो ये जगह जगह होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो पानी का रिचार्ज है, जो धरती में संचयन है, वो बढ़ेगा। अब ये संचयन बढ़ाना क्यों है? हम लोग जो है हैंडपंप से पानी निकालते हैं, बोरवेल से हम सीधे मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं। तो ये इसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए कि ये पानी जो है, पानी रेन वाटर जो गिरता है तो ये पेड़ पौधों के माध्यम से तो नीचे जाता है ना, लेकिन 20-25 या 30 फीट की मिट्टी रहती है, वहां तक के जाता है।
ये बात बेटे कहीं साइलेंट रही। ध्यान से सुनो बेटे, 25-30 फीट 40 फीट मिट्टी रहती है नीचे, तो वहां तक के तो आसानी से चला जाता है। फिर उसके बाद में जब ये धरती सरोवर होती है तो फिर वो अपने नीचे स्थान पे जाता है, तो कहीं कोई नाला है उसमें जाके मिलता है। लेकिन जो वो पानी है, वो पानी कहीं पैदा नहीं होता। कौन सा? जो बोरवेल से निकालते हैं, वो धरती के अंदर है, चट्टानों के नीचे, तो उसको रिचार्ज होने में सैकड़ों साल लगते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि वो हर साल रिचार्ज होगा, लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे हैं और ये जैसे रोड है या बिल्डिंग बन रही है, तो सीधा पानी कहाँ जाता है? नदी नालों में। हमारे शहरों का भी पानी सीधा नदी नालों में जाता है। कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है शहर में कि कहीं पर्कोलेशन टैंक, इसको अपन जो तालाब जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको पर्कोलेशन टैंक बोलते हैं, जिसमें पानी, उसका कोई उपयोग नहीं है, पानी नीचे जाता है सीधा। ठीक है ना? तो ये बोरवेल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल हम बोरवेल के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर है ना, और ये 1000 फीट, 700 फीट, 1200 फीट ऐसे जाते हैं अंदर। ये पानी हम लोग जो है 70% हम निकाल चुके हैं। हम एक सीधा सा एग्जांपल है, पेट्रोल पंप है, वहां पर अगर हम लगातार पेट्रोल निकालेंगे और उसमें भरेंगे नहीं वहां के टैंकर में, तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पानी का वो उतना रिचार्ज 70% क्यों कम हुआ पानी कि जितना, जैसे मान लीजिए हमने इस 10% निकाला पानी, तो 10% रिचार्ज होना चाहिए, तब तो जाके वो 100% होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पानी जो है वो निरंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि उतना रिचार्ज, और ये पानी रिचार्ज होने को बहुत कठिनाई जाती है, क्योंकि जो 25, 30, 40 फीट जमीन वाला, मिट्टी वाला जो गहराई है, उसमें तो पानी आसानी से रिचार्ज होता है ना। लेकिन नीचे जाने के लिए आपका घना जंगल होना चाहिए, बहुत घना जंगल, या ऐसे पर्कोलेशन टैंक होना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे नीचे, क्योंकि चट्टानों के नीचे जाने में उसको टाइम लगता है। इधर से उधर, कहाँ पक्की चट्टान है, कोई लगातार चट्टान है, कहीं मुरम है, तो उसमें देर लगती है। तो इसी वजह से वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो है ये जो पानी हम निकाल रहे हैं, ज्यादा पानी 70% निकल चुका है, और विदोहन हम और करते जाएंगे तो वो 30% में रहेगा। जब पानी नहीं रहेगा बोरवेल में, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा फिर इसी के ऊपर निर्भर होता है कि जो जमीन में, मिट्टी में पानी जो रिचार्ज होता है, उसी के ऊपर फिर हम निर्भर रहेंगे। तो ये बात कोई हमारे जो छात्र हैं कुछ समझ में आई कि नहीं आई? जिसको समझ में आई वो थोड़ा सा बोले। तो हर चीज बड़ी ध्यान से सुनिए सर, उसी में तो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वही से हर चीज उनको बिल्कुल आप अटैक करके रखिए। बिल्कुल हमारे गुरुजन तो मतलब निश्चित रूप से देखिए, इनको ये बात बिल्कुल समझाना है, क्योंकि पानी जो है हमको ये व्यवस्था होना, हमारा ये ऐसे काम होना हमारे कि हर गांव में पानी टैंकर से सप्लाई ना हो, पानी वहीं मिले, रिचार्ज हो बराबर। निश्चित रूप से अगर मान लो हम पानी, गांव का पानी गांव में अगर रिचार्ज कर लेते हैं पूरा बरसात का पानी नीचे डाल देते धरती के अंदर, तो पानी की कमी नहीं आना है। तो चलिए अब अपन वन भ्रमण पर चलते हैं। अब देखिए, ये जो सबसे पहली बात तो क्या है, हमारे चांडीगढ़ जी है वीडियो बनाएंगे, वीडियो सब जगह जाएगा, तो वीडियो जाएगा पूरे भोपाल में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो लगना चाहिए कि हम लोग वही सही सीख रहे हैं, है ना। ध्यान रहे इधर, और ये गोला भी सब बराबर है, ठीक है। चांडीगढ़ जी, इसके बाद अब क्लिक कर दो जी।
ये क्या देखा बताया, क्या क्या है ये? क्या बैठा हुआ है वहाँ? क्या कर रहा है वो? यानी मछली उसका भोजन है, खाना है, ठीक है ना। तो ये बगुले और कहाँ कहाँ, मतलब ये ऐसे बगुले और कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? खेतों में भी वो कीड़े वगैरह खाते हैं, है ना। और कहीं देखे? आसमान में उड़ते भी देखे। और कहीं? हाँ, और कहीं कीटों की और, हाँ नाली में। और कीड़े और कहाँ खाते हैं? चिड़ियाघरों में हाँ, जानवरों के ऊपर नहीं खाते ये, लेकिन आपने बोला ये जानवरों के साथ चलते हैं। तो जानवर ऐसे चलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे चरने लगते हैं, तो वहाँ पर जो कीड़े रहते हैं उड़ते हैं वो, और वो उड़ते हैं ना तो उनको भी खाते हैं, ठीक है ना। तो इनका आप देखिए, ये बगुला और भी बहुत सारे पक्षी है, ये क्या करते हैं कि कीड़े खाते हैं, है ना। तो हमारे लिए ये पूरी दुनिया में जो है ना, जितने भी जीवन चक्र चलते हैं, चाहे वो वनस्पति का हो, ये बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चाहे वो वनस्पति का हो, सूक्ष्म हो, कवक हो, शैवाल हो, और हमारे जो है प्राणी हो, प्राणी में अमीबा हो या व्हेल हो, तो जो इनका सबका जीवन चलता है ना, उसमें हर प्राणी का, छोटे से छोटे प्राणी का एक अहम भूमिका रहती है, एक रोल रहता है। अगर वो वहां से हटा तो वो जीवन चक्र जो है सबके डिस्टर्ब होते हैं, सबके मतलब डिस्टर्ब यानी बाधित होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है बगुला, और बहुत सारे पक्षी हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ये कीड़े खा रहे हैं ना, इनका क्या रोल है? जीवन जो चलता है ना, जीवन चलने का जो है, सरल भाषा में तो मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, इसको अपन कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो आप लोगों को शायद ये नाम भर सुना होगा या पढ़ाया भी गया होगा, लेकिन उसके बारे में ध्यान आपको नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। तो अपन सरल भाषा में बात करें, ये जो है इनका क्या रोल है, इनका भी बता दीजिए आप। और ये जो पक्षी, और भी बहुत सारे पक्षी है, सारे पक्षियों का जो सारा जीवन चलता है पूरी दुनिया में, सभी जीवों का, जीवों में वनस्पति भी आ जाती है, तो इनका क्या रोल है, सोच के बताओ, जल्दी बताओ, क्या रोल है, क्या करते हैं, और क्या करते हैं, कैसे, जल्दी बताओ, कैसा संतुलन? हाँ, एक किसने बोला, इधर आओ, तुम इधर आओ, हाँ बोलो, इधर आओ, हाँ बोलो बेटे। हमारे धरती पे कीड़े अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मतलब ये जो चिड़िया है ये हमेशा पक्षियों को मतलब कीड़ों को खाते हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो कीड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई इनने। फसलें होगी, पेड़ की पत्तियां होगी, सब नष्ट हो जाएंगी। बेटे मेरी तरफ से ये चॉकलेट आपके लिए, तालियां, जवाब देगा तो चॉकलेट है, जो भी ऐसे जवाब देगा उसको तालियां और चॉकलेट मिलेगी। देखिए ये क्या है, प्रकृति या ईश्वर या जो सबसे ऊपर है, फिर ध्यान वाली बात, प्रकृति या ईश्वर। बच्चे का क्या नाम तुम्हारा, जो अभी बताया था? नाम लिखते चलेंगे, बहुत अच्छी बात। चलिए, उनको भी पुरस्कार वहां मिलेगा। तो प्रकृति या ईश्वर या सबसे ऊपर जो है, भगवान, अल्लाह, खुदा जो है ना, गॉड, तो ये जो सबसे ऊपर हैं, इनने एक व्यवस्था बनाई है कि सब लोग अच्छे से जीवन जी सके, है ना। तो ये पक्षियों को काय के लिए बनाया? कीड़े वगैरह खाने के लिए, है ना। तो जब कीड़े ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से खाएंगे, लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं भाई, कीड़ों को मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? दवाई से मार रहे हैं। तो वो दवा का क्या अच्छा असर होता है क्या? नहीं।
तो एक तो वो धरती को भी खराब कर रहे हैं। दवा जहाँ पड़ती है और तो खनिज छोटे छोटे फंजाई और बैक्टीरिया मरते हैं जो हमारे सड़न के लिए जो डिकम्पोजर बोलते हैं, जो सड़ाते हैं वो मरते हैं, है ना। और उसके साथ साथ वो जहर हमारे शरीर में भी जाता है। हमारा शरीर कमजोर होता है, यानी इम्यूनिटी घटती है। इम्यूनिटी घटती है तब क्या होता है कि कोई भी बीमारी हमको जल्दी होती है। जल्दी होती है। अब ये कोरोना की जो बात करते हैं अपन, ये कोरोना, ये सर्दी होती तो कोरोना हो गया, लेकिन ये वो दूसरा वेरिएंट है जो मतलब कोविड-19 क्या उसका नाम जो है ना, जो सब जगह जो फैला हुआ था। तो ये क्यों? वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गांव तो ऐसे मैंने देखे हैं, उनसे बात भी किया हूँ मैंने, कि जहाँ कोरोना का नामो निशान नहीं, है ना, या गांव में बहुत कम मृत्यु हुई है उसके कारण, है ना। क्या कारण है? क्या गांव में मतलब उतना जहरीला हम नहीं, अनाज हम जहरीला ले रहे हैं, सब्जी जहरीली ले रहे हैं, गांव में पानी शुद्ध मिल जाता है और आपके लगभग शुद्ध हवा भी शुद्ध मिल जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होती है। तो इस कारण हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी मजबूत रहती है, बड़ी है ना। इसलिए कोई तो ये बीमारियाँ आगे आने वाले समय में जो बड़े बड़े शहर हैं ना, दिल्ली हुआ, ये बॉम्बे हुआ, ये और भी है, ये और भी बीमारी फैलेगी। आप बिल्कुल मतलब जो है ये तय है कि बीमारियाँ फैलेगी और ये ऐसी संक्रामक मतलब जो है छू के लगने वाली है ना, ऐसी बीमारियाँ फैलेगी आने वाले समय। जब हम मतलब या तो हम मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध कर लें, तो शुद्ध कैसे होगा हमारा पर्यावरण? पेड़ कैसे करते हैं पर्यावरण शुद्ध? वायु यार अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ। शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये बात ये कोई बात ये बात हुई तो फिर एक डबल चाक कर ले। बहुत बढ़िया। ये जो है पौधे जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन गाय में लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। ये कब लेते हैं? श्वसन में। लेकिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित जो करते हैं वो किस प्रक्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, है ना। तो अब एक बात यहाँ और बोलने वाली बात यह आती है कि जो हमारा सूर्य नारायण है ना, ये दुनिया में सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत है। इसमें विपुल भंडार है ऊर्जा का, है ना। और यूं कह सकते हैं अपन कि एकमात्र ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अपन जो है ऊर्जा मतलब अब जैसे बिजली हुआ या अपन गैस हुआ, ये सब कुछ कभी रोटी बनाने के लिए, कभी अपना पंखा चलाने के लिए सब यूज़ करते हैं ना। कभी अब अभी अपन उसके लिए भी कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ियाँ भी चल रही है इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये जितने भी है, कुछ तो सोलर से चल रही है अभी, है ना। लेकिन सोलर, ये जो सूर्य नारायण है, इसकी जो ऊर्जा है, ये प्रकाशीय ऊर्जा, इसको मतलब जो है बदलता कौन है? किसमें ताकत है बदलने की? किसमें ताकत है बताइए? पेड़ पौधों में, है ना। केवल और केवल अब जो हम तेल है, मिट्टी का तेल है, कोयला है, गैस है, ये जितने भी हम लोग जमीन से निकाल रहे हैं, ये कहाँ से आया? पेड़ पौधों से आया। क्योंकि पहले जब ये धरती एक बार जो जब से बनी है ना, कहते हैं मतलब पुराना कि उलट पुलट हुई है, तो उसमें ये सब दबे थे, तो फिर उसी का कुल मिला के। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर हम इसको यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अपन इकोसिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये क्या, ये जो मिट्टी दिख रही है, अब ये मिट्टी दिख रही है, कहाँ से आई मिट्टी? पेड़ वो पानी के बहाव से, पानी, ये जितना ये वाला जो तालाब है, इस तालाब में जिस नाले का या उस नाले में जिस पहाड़ का जो भी पानी आता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या? जैसे ये नाला है, इस नाले में जितना पानी जहाँ से भी आ रहा है, तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? नहीं, ये तो डैम यहाँ है, इसमें जहाँ का पानी आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वर्षा का जो पानी आता है, तो ये जितना क्षेत्र, जैसे यहाँ का पानी गिरा, कौन ने बोला इसको? कैचमेंट एरिया, बहुत बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं, हेलो बेटे, जल ग्रहण क्षेत्र, वाटर सेट,
है ना, कैचमेंट एरिया। तो ये कैचमेंट एरिया, अब ये पानी जितना आएगा इस नाले में, जो नाले में आएगा तो इसमें आएगा, तालाब में आएगा, ये डायरेक्ट भी आता है। यहाँ अगर ये जो हमारे जो वन दिख रहे हैं ना, या पेड़ पौधे दिख रहे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो पानी सीधा आएगा और वो सारी मिट्टी लेके आएगा, है ना। तो वहाँ की जो ये जैसे मिट्टी है, अब ये तो इतना है कि कहीं से मतलब ज़्यादा मिट्टी होगी, या मतलब कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा होके आ रही है, या हो भी सकता है कि कहीं पर ज़्यादा जंगल कट गए हो या पेड़ पौधे नहीं हो तो वहाँ से आ रही है। ये केवल और केवल वो मिट्टी है जो पत्तियों के द्वारा सड़ने के बाद है ना, इसको अपन सिल्ट कहते हैं और कापू मिट्टी भी कहते हैं, है ना। ये खाद है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आई है? अब अगर हम इसके आसपास जितना कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मैंने बताया ना, कैचमेंट एरिया ध्यान रखना, जल ग्रहण क्षेत्र, वो जितना ये जो नाला है इसमें डैम बना है, या कोई ये तो इसको तालाब को भूल जाओ, आप नाले की बात करो। इस नाले में जहाँ जहाँ का पानी आता है, जिस जिस क्षेत्र का पानी आता है, वो इस नाले का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा, इस नाले का, ठीक है ना। अब ये नाला मिला बड़ी बड़ी नदियों में, बहुत सारे नाले मिले बड़ी बड़ी नदियों में, छोटी नदियाँ मिली बड़ी नदियों में। तो अगर उस बड़ी नदी की बात करेंगे तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र वो सारा का सारा होगा जितनी उसमें नदियाँ और नाले मिलते हैं, है ना। तो ये पानी हमको कोशिश ये करना है कि ये पानी शुद्ध जाए, स्वच्छ जाए। तो शुद्ध और स्वच्छ कब जाएगा ये पानी? जब पेड़ पौधे उसके कैचमेंट एरिया में या जल ग्रहण क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अपन आगे